अगर कोई 17,000 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड में हिमालय की चोटियों के बीच खड़ा हो हाँ। और वहां उसे मीठे पानी की एक बिल्कुल साफ झील दिखे, हाँ। और फिर वहां से सीधे राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान में पहुंच जाए, जहां एक ऐसी झील हो जो अपने पीछे 2 लाख टन नमक छोड़ जाती है। बाप रे, 2 लाख टन नमक। एग्जैक्टली। भूगोल के ये दोनों सिरे देखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, लेकिन असल में ये एक ही बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है। अक्सर नक्शे पर दिखने वाले इन नीले निशानों को बस पानी का एक नेचुरल गड्ढा मान लिया जाता है, लेकिन आज की इस गहन चर्चा में, इस डीप डाइव में हम यही जानने वाले हैं कि ये जल निकाय महज पानी के जमावड़े नहीं है। बिल्कुल सही कहा, और यही वो गलतफहमी है जिसे आज हमें दूर करना है। बिल्कुल। ये नीले निशान असल में हमारे पूरे राष्ट्र का इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी हमारा पारिस्थितिकी बुनियादी ढांचा। हाँ। प्राचीन तैतीसाना के खारे अवशेषों से लेकर हिमालय के ताज़े बर्फीले पानी तक ये प्रणालियां इतनी कॉम्प्लेक्स और जीवंत है ना कि ये पूरे एनवायरनमेंट को बैलेंस रखती हैं। तो ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा मिशन यही डिकोड करना है कि पृथ्वी आखिर इन झीलों को जन्म कैसे देती है, इनके पीछे का साइंस क्या है, और सबसे जरूरी बात, ये हमारे एनवायरनमेंट को जिंदा कैसे रखती हैं। हाँ, तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। मैं भी यही सोच रही थी। इससे पहले कि हम भारत की सबसे बड़ी या सबसे गहरी झीलों के रिकॉर्ड्स की बात करें, मुझे ये समझना है कि आखिर एक झील बनती कैसे है। जमीन के एक हिस्से में इतना सारा पानी अचानक से कहाँ से आ जाता है। अगर हम मीठे पानी की झीलों की बात करें तो मुझे पता है कि टेक्टोनिक या विवर्तनिक हलचल एक बहुत बड़ा कारण है। टेक्टोनिक हलचल, हाँ, इसका मतलब है धरती के नीचे मौजूद जो विशाल प्लेट्स है ना, उनका खिसकना या टकराना। जब ये प्लेट्स खिसकती हैं तो जमीन में बड़ी बड़ी दरारें या गड्ढे बन जाते हैं। अच्छा, एक नेचुरल बेसिन जैसा बन जाता है। एग्जैक्टली। और समय के साथ जब इन विशाल गड्ढों में बारिश या नदियों का पानी भर जाता है तो एक झील का जन्म होता है। जम्मू कश्मीर की वुलर झील इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, जो इसी भूगर्भीय उथल पुथल का नतीजा है। वाह। और मैंने सुना है ग्लेशियर से भी झीलें बनती हैं। हाँ, इसके अलावा एक और तरीका है हिमानी या ग्लेशियल झीलों का निर्माण। ऊंचे पहाड़ों पर जब ग्लेशियर्स धीरे धीरे खिसकते हैं तो वो अपने भारी वजन से जमीन को छीलते हुए गहरे गड्ढे बना देते हैं, जैसे किसी ने जमीन को स्कूप आउट कर लिया हो। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। और जब बर्फ पिघलती है तो वही शुद्ध ताज़ा पानी उन गड्ढों में भर जाता है। सिक्किम की छुलामू झील इसी प्रोसेस से बनी है। ग्लेशियर का अपने ही बनाए गड्ढे में पिघलकर झील बन जाना, ये तो नेचर की एक बहुत ही अद्भुत इंजीनियरिंग लगती है। लेकिन इन सब में मुझे वो ऑक्सबो या गोखुर झील के बनने का प्रोसेस सबसे इंटरेस्टिंग लगता है। ओह, ऑक्सबो लेक्स, वो तो नदियों के बिहेवियर का सबसे मजेदार हिस्सा है। हाँ ना, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक नदी अपना रास्ता तय कर रही है और मैदानी इलाकों में आते आते उसकी स्पीड बहुत धीमी हो जाती है और वो बहुत घुमावदार रास्तों से, यानी यू शेप के मोड़ों से बहने लगती है। जैसे कोई बहुत आलसी नदी हो जिसे मजे से घूमते हुए चलने की आदत हो। सही कहा, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन टाइम के साथ उस नदी के किनारों पर मिट्टी का इरोजन और डेपोजिशन होता रहता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब नदी का फ्लो थोड़ा तेज हो जाता है और वो सोचती है कि इतना लंबा घुमावदार रास्ता क्यों लूं, और वो एक शॉर्टकट ले लेती है। एग्जैक्टली। वो सीधे निकल जाती है और जो पुराना यू टर्न वाला रास्ता था उसके मुहाने पर मिट्टी जमा हो जाती है, तो वो मेन नदी से कटकर हमेशा के लिए एक अलग इंडिपेंडेंट झील बन जाता है। और उस घुमावदार आकार की वजह से ही उसका शेप गाय के खुर जैसा दिखता है, इसीलिए इसे गोखुर झील कहते हैं। हाँ, बिहार की कंवर झील इसी नेचुरल शॉर्टकट का एक बड़ा ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये सच में नदी के बिहेवियर को समझने का सटीक तरीका है। नदियां अपना रास्ता खुद चुनती हैं और ज्योग्राफी बदल देती हैं, पर ये तो बात हुई मीठे पानी की। अगर हम खारे पानी की झीलों की तरफ मुड़ें तो उनकी ऑरिजिन स्टोरी बिल्कुल अलग है। खारे पानी की झीलें, जैसे समुद्र के पास वाली। हाँ, समुद्र तटों पर हमें लगून यानी लगून्स देखने को मिलते हैं। चिलिका और पुलिकट जैसी झीलें लगून ही हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है वो है इनका एनवायरनमेंट। होता यह है कि समुद्र की लहरें टाइम के साथ तट के पास रेत के बड़े बड़े टीले या बैरियर आइलैंड्स बना देती हैं। ओह, तो वो समुद्र और उस झील को अलग कर देते हैं। हाँ, ये टीले समुद्र के एक हिस्से को में समुद्र से लगभग अलग कर देते हैं। जैसे पुलिकट के केस में श्रीहरिकोटा आइलैंड एक बैरियर का काम करता है।
अब होता यह है कि इस अलग हुए हिस्से में एक तरफ से समुद्र का खारा पानी आता है और दूसरी तरफ से नदियों का मीठा पानी गिरता है। मतलब ये पानी न तो पूरी तरह से खारा होता है और ना ही पूरी तरह से मीठा, एक मिक्स बन जाता है। एकदम सही। इस मिलावट से एक अनोखा ब्रैकिश या हल्का खारा एनवायरनमेंट बनता है और ये ब्रैकिश पानी बायोडाइवर्सिटी के लिए एक वरदान है, क्योंकि बहुत सी स्पेशल प्रजातियां सिर्फ इसी तरह के पानी में जिंदा रह सकती हैं। ये तो समझ में आता है कि समुद्र के किनारे एक झील बन गई, लेकिन मुझे एक बात हमेशा से बहुत कंफ्यूज करती है। क्या? राजस्थान के तपते रेगिस्तान में जहां बारिश मुश्किल से होती है, वहां झील कैसे बन सकती है? हाँ, ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। रेगिस्तान में झील बनने का साइंस समझने के लिए हमें प्लाया और बोल्सन को समझना होगा। बोल्सन? ये क्या होता है? बोल्सन असल में पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बड़ा सा रेगिस्तानी बेसिन होता है, एक कटोरी की तरह। जब कभी रेगिस्तान में अचानक तेज बारिश होती है तो आसपास की पहाड़ियों से पानी बहकर इस बेसिन के बीच में जमा हो जाता है। लेकिन रेगिस्तान की उतनी भयंकर गर्मी में वो पानी टिकता कैसे है? उड़ नहीं जाता। वो टिकता ही तो नहीं है। उस एक्सट्रीम गर्मी के कारण पानी बहुत तेजी से इवेपोरेट होकर उड़ जाता है। लेकिन पानी तो उड़ जाता है, अपने पीछे छोड़ जाता है मिनरल्स और नमक का एक बहुत बड़ा सूखा मैदान, और इसी नमक के मैदान को प्लाया कहते हैं। ओह, तो मतलब सांभर झील ऐसी ही बनी है? हाँ, राजस्थान की सांभर और दिदवाना झीलें इसी प्रोसेस का रिजल्ट हैं। वो असल में इवेपोरेशन का एक बहुत बड़ा खेल है। अमेजिंग। और एक और ओरिजिन ऐसी है जो सुनने में पूरी तरह से किसी साईफाई मूवी जैसी लगती है। मैं बात कर रही हूँ उल्का पिंड यानी मीटियोराइट के टकराने से बनी क्रेटर झील की। हाँ, लोनार झील। हाँ, अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड बहुत ही एक्सट्रीम स्पीड से, जिसे हाइपरवेलोसिटी कहते हैं, धरती के एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ आता है और सीधे बसाल्टिक चट्टान से टकराता है। उस भयंकर टक्कर से जो विशाल गड्ढा बनता है वो सदियों बाद झील का रूप ले लेता है। महाराष्ट्र की लोनार झील इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। इन सारी ओरिजिन प्रोसेसेस को देखकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। नेचर की ये प्रोसेसेस, चाहे वो टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराना हो, ग्लेशियर्स का कटना हो, इवेपोरेशन हो या अंतरिक्ष से गिरे किसी उल्का पिंड का टकराना, यही सब तय करती हैं कि हमें ज्योग्राफी में किस तरह के एक्सट्रीम्स या सुपरलेटिव्स देखने को मिलेंगे। और इस डाइवर्सिटी की वजह से ही इंडिया जियोग्राफिकली इतना रिच है। बिल्कुल। और इन्हीं एक्सट्रीम्स पर चर्चा करना सच में बहुत जरूरी है। अगर हम हाइट और डेप्थ के फिगर्स पर गौर करें तो वो सच में हैरान करने वाले हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने सिक्किम की चोलामू झील का जिक्र किया था। हाँ, जो ग्लेशियर से बनती है। सही। और ये भारत की सबसे ऊंची झील है, जो लगभग 5330 मीटर की ऊंचाई पर है। सोचिए, और यही वो जगह है जहां से तीस्ता नदी निकलती है। तो एक तरफ तो ऐसी एक्सट्रीम ऊंचाई है और दूसरी तरफ अगर हम डेप्थ या सबसे निचले पॉइंट की बात करें तो केरला का कुट्टनाड रीजन आता है। कुट्टनाड की कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एरिया वेम्बनाड झील के सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये भारत का सबसे निचला पॉइंट है और यहाँ खेती सी लेवल से यानी समुद्र तल से भी नीचे की जाती है। सी लेवल से नीचे खेती करना, ये तो इंसान के नेचर के अनुकूल ढलने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब अगर हम साइज या आकार के रिकॉर्ड्स देखें तो आंकड़े और भी बड़े हो जाते हैं। टेक्टोनिक हलचल से बनी वुलर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो करीब 160 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है। वुलर का साइज सच में बहुत बड़ा है। और वहीं केरला की वेम्बनाड देश की सबसे लंबी झील है। इसकी लंबाई करीब 96.5 किलोमीटर है और इसी झील के बिल्कुल बीचों बीच फेमस वेलिंगटन आइलैंड भी है। ये तो मीठे पानी की बात हुई, खारे पानी के रिकॉर्ड्स भी कुछ कम नहीं है। प्लाया प्रोसेस से बनी राजस्थान की सांबर झील इनलैंड यानी अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। वहां हर साल लगभग 1,96,000 टन नमक बनता है। 1,96,000 टन? हाँ, इतना नमक पूरे देश की बहुत बड़ी जरूरत पूरी करता है। वहीं अगर तटीय या कोस्टल लगून्स की बात करें तो ओडिशा की चिल्का झील न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लगून है। यहाँ बात सच में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भूगोल सिर्फ साइज या ऊंचाई तक लिमिट नहीं है ना, इसके अंदर कुछ बहुत ही गहरे रहस्य भी छिपे हुए हैं। जैसे उत्तराखंड की रूपकुंड झील,
ओ कंकाल झील। हाँ, 1942 में इस बर्फीली झील के किनारे अचानक सैकड़ों प्राचीन इंसानी कंकाल मिले थे। आज भी लोग इसे मिस्ट्री लेक कहते हैं। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो है लद्दाख की पेंगोंग सो। पेंगोंग सो, इसकी ज्योग्राफी और इसकी फिजिक्स दोनों ही बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। इसका करीब 7% हिस्सा तो चाइना में आता है और ये 4,350 मीटर की भारी ऊंचाई पर है। मेरे हैरान होने का कारण भी यही है। देखिए, ये एक खारे पानी की झील है और नॉर्मल साइंस हमें ये सिखाता है कि नमक जो है वो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देता है, जिससे खारा पानी उतनी आसानी से नहीं जमता। हाँ बिल्कुल। फिर भी सर्दियों में ये झील पूरी तरह से जमकर एक सॉलिड बर्फ के मैदान में बदल जाती है। ये कैसे पॉसिबल है? खारा पानी जम कैसे रहा है? वही तो बात है ना। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सर्दियों में टेम्परेचर 0 से इतना ज्यादा नीचे चला जाता है कि वो नमक के उस रेजिस्टेंस को भी तोड़ देता है। अच्छा, मतलब ठंड इतनी ज्यादा होती है कि नमक भी कुछ नहीं कर पाता। एग्जैक्टली। नमक पानी को जमने से रोकने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन जब बाहर का टेम्परेचर -30 या 40 डिग्री तक गिर जाए तो वो भयंकर ठंड उस खारेपन पर भारी पड़ जाती है और पानी के मॉलिक्यूल्स को जबरदस्ती क्रिस्टल्स में बदल देती है। ये एक्सट्रीम ऊंचाई और जमा देने वाली ठंड नॉर्मल फिजिक्स के रूल्स को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। ये वाकई अमेजिंग है कि नेचर कैसे अपने ही बनाए रूल्स को नए एनवायरनमेंट्स में तोड़कर एक नया रूल बना देती है। अगर हम इसे एक बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये एक्सट्रीम जियोग्राफिकल कंडीशंस जो हैं, ये सिर्फ गिनीज बुक या रिकॉर्ड्स के लिए नहीं है। ज्योग्राफी का और झीलों की ओरिजिन का सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि वहाँ किस तरह के जीव पनपेंगे। एक तरह से ज्योग्राफी ही ये डिसाइड करती है कि वहाँ का पूरा इकोसिस्टम कैसा होगा। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो अलग अलग हाइड्रोलॉजिकल जोन्स है, यानी जल विज्ञान क्षेत्र, वहाँ कैसा जीवन होगा, ये झील की बनावट पर डिपेंड करता है। अगर हम वेस्टर्न जोन की बात करें, जहाँ ड्राई और क्रेटर रीजन्स आते हैं, तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी ही बिल्कुल अलग है। लोनार झील को ही ले लीजिए। हाँ, वो उल्कापिंड वाली झील। राइट। उसका पानी बहुत ही ज्यादा अल्कलाइन यानी क्षारीय और खारा है। वहाँ नॉर्मली मछलियाँ या दूसरे पानी वाले जीव जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन कुछ टाइम पहले इस झील का पानी अचानक पूरी तरह से पिंक यानी गुलाबी हो गया था। और ये कोई मैजिक नहीं था। उसके पीछे साइंस था। बिल्कुल। वहाँ हेलोआर्केआ नाम के बहुत ही स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनपते हैं। ये माइक्रोब्स इतने एक्सट्रीम खारे एनवायरनमेंट में ही जिंदा रह सकते हैं और उन्हीं की वजह से उस पानी का रंग गुलाबी हो जाता है। लोनार का वो अल्कलाइन पानी उन माइक्रोब्स के लिए एकदम परफेक्ट घर है। और इसी वेस्टर्न रीजन में राजस्थान के माउंट आबू में नक्की झील भी है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। वहाँ की लोकल मिथोलॉजिकल स्टोरीज कहते हैं कि इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था, इसीलिए इसका नाम नक्की है। ऐसी मिथोलॉजिकल कहानियां अक्सर ये दिखाती हैं कि वहाँ के लोगों का अपने वाटर रिसोर्सेज के साथ कितना गहरा और इमोशनल कनेक्शन रहा है। लेकिन अगर हम एक बिल्कुल ही अलग एनवायरनमेंट में चलें, जैसे नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत, तो वहाँ के झीलों का सिस्टम तो हमें और भी ज्यादा सरप्राइज करता है। आप लोकतक झील की बात कर रही हैं ना? हाँ, मणिपुर की लोकतक झील इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेकिन इसकी पहचान इसके पानी से ज्यादा इसके अंदर तैरने वाली फुमडीज से है। ये फुमडीज का कॉन्सेप्ट सच में बहुत अनोखा है। देखिए, ये मिट्टी, ऑर्गेनिक मैटर और वेजिटेशन के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो झील के पानी पर नेचुरली तैरते रहते हैं। एक तरह से तैरते हुए जमीन के टुकड़े। हाँ, और टाइम के साथ ये इतने घने और स्ट्रांग हो जाते हैं कि बिल्कुल तैरते हुए आइलैंड्स यानी द्वीप बन जाते हैं। और इसमें सबसे कमाल की बात मुझे ये लगती है कि इन्हीं फुमदियों के ऊपर केबल लमजाओ नेशनल पार्क है, जो पूरी दुनिया का अकेला तैरता हुआ नेशनल पार्क है। सोचो, एक फ्लोटिंग जंगल। सही में हैरात की बात है। और यही जगह संगाई डियर नाम की एक बहुत ही रेयर प्रजाति का आखिरी नेचुरल घर भी है। जरा इमेजिन कीजिए, एक खास तरह का हिरन जो सिर्फ इन तैरते हुए द्वीपों पर रहने के लिए ही बना है। मीठे पानी और इस सिस्टम ने वहाँ एक ऐसा लाइफ साइकिल बना दिया है जो दुनिया में कहीं और है ही नहीं। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा साउथ की तरफ पेनिनसुलर रीजन में जाएं, तो वहाँ का लाइफ साइकिल केरला के बैक वाटर्स या कयाल पर डिपेंड करता है।
वेम्बनाड झील न सिर्फ साइज में इतनी बड़ी है, बल्कि वहाँ की बहुत ही फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का सेंटर भी है, जो वहाँ के कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, वो बोट रेस बहुत शानदार होती है। वहीं एक और झील है अष्टमुदी, जिसका आकार 8 भुजाओं यानी 8 आर्म्स जैसा है, जिसे बैक वाटर्स का गेटवे भी माना जाता है। और ईस्ट कोस्ट पर कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बिल्कुल बीच में मीठे पानी की विशाल कोलेरू झील मौजूद है। इन सभी झीलों की कहानियां सुनकर ना वो पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जिसकी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एक झील की जो ओरिजिन स्टोरी है वही उसका भाग्य तय करती है। चिलिका एक लगून है और उसका पानी हल्का खारा है, इसी वजह से वो इरावदी डॉल्फिन का घर है और सर्दियों में हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स वहां आती हैं। सही कहा। दूसरी तरफ वुलर एक टेक्टोनिक मीठे पानी की झील है, इसलिए वहां इतना रिच फिशरी सिस्टम है और वहां तुलबुल प्रोजेक्ट चलाया जाता है। लोनार के क्रेटर में हैलोआर्किया रहते हैं और लोकटाक के मीठे पानी में पुमदीज और संगाई हिरन। ज्योग्राफी और लाइफ का ये कॉम्बिनेशन सच में माइंड ब्लोइंग है। देखा जाए तो नेचर ने इन प्राणियों और एनवायरनमेंट को बहुत ही फाइन डिटेल के साथ बनाया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी सिर्फ नेचर के बनाए चमत्कारों तक ही लिमिटेड नहीं है। इंसान ने भी तो बहुत कुछ बदला है ना। एग्जैक्टली। ह्यूमन सिविलाइजेशन ने भी अपनी नीड्स के हिसाब से इन वाटर रिसोर्सेज को एक नया शेप दिया है। सदियों से इंसानों ने आर्टिफिशियल झीलें और डैम्स बनाए हैं, जिन्हें आज के टाइम में हम मॉडर्न इंडिया के तीर्थ भी कह सकते हैं। हाँ, खेती के लिए पानी, इलेक्ट्रिसिटी और पीने के पानी की इतनी हैवी डिमांड ने ऐसी बहुत बड़ी बड़ी मैन मेड झीलों को जन्म दिया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर रिहंद नदी पर बना गोविंद बल्लभ पंत सागर इसका एक बहुत मैसिव एग्जाम्पल है। ये भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल झील है। ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है। और पता है, जब हम किसी नदी के ऐसे फ्लो को रोककर इतना बड़ा रिजर्वॉयर बनाते हैं ना, तो हम सिर्फ पानी इकट्ठा नहीं कर रहे होते, हम उस पूरे एरिया के इकोलॉजिकल ढांचे को ही बदल रहे होते हैं। इसी तरह सुतलज नदी पर भाखरा नांगल डैम के कारण गोविंद सागर झील बनाई गई थी। और चंबल नदी का भी वही हाल है। वहां भी आर्टिफिशियल झीलों की एक पूरी चेन है, जिसमें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर आते हैं। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर और इंदिरा सागर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और अगर हम मॉडर्न टाइम से थोड़ा पीछे हिस्ट्री में जाएं, तो 11वीं सेंचुरी में राजा भोज ने मध्य प्रदेश के भोपाल में भोज ताल बनवाया था। इससे ये प्रूव होता है कि वाटर मैनेजमेंट की समझ हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। तो इन सारी बातों का असल मतलब क्या निकलता है? नेचुरल झीलों से लेकर इन मैन मेड रेजर्वॉयर्स तक, ये सब मिलकर आखिर हमारे एनवायरनमेंट के लिए कर क्या रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें एक ऐसी एनोलॉजी पर ध्यान देना होगा जो इन वेटलैंड्स या आर्द्र भूमियों के लिए यूज की जाती है। इन्हें पृथ्वी के गुर्दे यानी किडनीज ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ये कंपैरिजन बहुत ही एक्यूरेट है। अगर हम इसे अपनी बॉडी से कंपेयर करें, तो हमारी बॉडी में किडनीज का क्या काम होता है? हाँ, बिल्कुल। वो खून से कचरा और टॉक्सिन्स को फिल्टर करती हैं, उसको साफ करती हैं। ठीक वही काम, बिल्कुल वही काम ये वेटलैंड्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए करते हैं। ये सच में एक बेस्ट एनालॉजी है। ये झीलें और वेटलैंड्स हमारे पानी को साफ करती हैं, एग्रीकल्चर और फैक्ट्रीज से निकलने वाले पोल्यूशन को फिल्टर करती हैं और एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन को एब्जॉर्ब करती हैं, यानी ये कार्बन सिंक का भी काम करती हैं। और एक और बड़ी बात, जब बहुत हेवी बारिश होती है ना, तो ये बिल्कुल किसी स्पंज की तरह एक्स्ट्रा पानी को सोख लेती हैं, जिससे बाढ़ यानी फ्लड्स को कंट्रोल करने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। ये जेन्युइनली हमारे प्लैनेट के फिल्टर्स हैं। और इन्हीं गुर्दों की इम्पोर्टेंस को पूरी तरह से समझते हुए इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया था, रामसर कन्वेंशन। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में इस इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी को अपनाया गया था और इसका मेन गोल ही इन वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना है। और भारत ने भी इसमें हिस्सा लिया। 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस इम्पोर्टेंट ट्रीटी पर साइन किए थे। हाँ, और रामसर के अंडर कंजर्वेशन का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। इसमें समुद्र और कोस्टल एरियाज के मैनग्रोव आते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, चिलिका और भितरकनिका आते हैं। और इनलैंड नेशनल झीलों में वुलर, कान्वरटाल और कोलेरू को ऐड किया गया है। यहाँ तक कि जो आर्टिफिशियल साइट्स हैं ना, उनको भी उनके इकोलॉजिकल रोल की वजह से इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे आसन बैरेज और पोंग डैम झील।
अगर हम बिल्कुल लेटेस्ट नंबर्स देखें जो 2024 से 2026 तक के डेटा में दिए हैं, तो भारत में अब टोटल 98 रामसर साइट्स हो गई हैं। 98 साइट्स, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बिल्कुल। और स्टेट वाइज देखें तो तमिलनाडु 20 साइट्स के साथ सबसे आगे है। उसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, जहां 11 साइट्स हैं। और अभी रिसेंटली 2026 में ही इस लिस्ट में 2 नए नाम भी जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश का पटना बर्ड सैंक्चुरी और गुजरात का छारी धान। ये लिस्ट हमारी डाइवर्सिटी को भी दिखाती है ना। एक तरफ हमारा सबसे विशाल रामसर साइट वेस्ट बंगाल का सुंदरबंस डेल्टा है, और वहीं सबसे छोटा त्रिपुरा की रुद्रासागर झील है। देखिए, ये सब तो बहुत पॉजिटिव बातें हो गई, लेकिन इन सब के बीच एक काफी सीरियस वार्निंग भी है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। रामसर कन्वेंशन के अंडर ही एक स्पेसिफिक रजिस्टर तैयार किया जाता है, जिसे मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड कहते हैं। मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, ये किस बारे में है? ये कोई ऐसी लिस्ट नहीं है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। ये एक्चुअली उन रामसर साइट्स का एक रेड अलर्ट रजिस्टर है, जहां ह्यूमन इंटरफेरेंस या बहुत ज्यादा पोल्यूशन या किसी दूसरे टेक्निकल रीजन से एनवायरनमेंट में बहुत बुरी तरह के चेंजेस आए हैं, या फिर उनके बर्बाद होने का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये जानकर तो थोड़ी चिंता होती है। क्या इंडिया का कोई साइट इस वक्त इस डेंजर लिस्ट में शामिल है? हाँ, अनफॉर्चुनेटली इस वक्त भारत के 2 साइट्स इस मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में शामिल हैं। पहला है राजस्थान का क्योलोदो नेशनल पार्क और दूसरी है मणिपुर की लोकतक झील। वेट, वही लोकतक झील जहां दुनिया का अकेला तैरता हुआ नेशनल पार्क और वो यूनिक फोमडीज हैं? बिल्कुल वही। देखिए, जब हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाते हैं या वहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस इतना बढ़ जाता है, तो झील के पानी का जो नेचुरल लेवल और फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब पानी का लेवल अचानक से ऊपर नीचे होने लगता है, तो वो जो पूरा डेलिकेट इकोसिस्टम है ना, वो टूटने लगता है। तो मतलब पानी के लेवल में ऐसे अननेचुरल चेंजेस की वजह से वो तैरती हुई फुमडियों पर और वहाँ के स्पेशल एनिमल्स पर बहुत बड़ा खतरा आ गया है। एग्जैक्टली। और उन्हीं सीरियस इकोलॉजिकल चेंजेस की वजह से इन्हें इस खतरे की लिस्ट में रखा गया है। ये तो इस बात का एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि हम नेचर के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करें तो वो कितनी भारी पड़ सकती है। लेकिन एक सवाल है, क्या इस लिस्ट में एक बार जाने के बाद वापस बाहर आने का कोई रास्ता है? हाँ, रास्ता बिल्कुल है, अगर सही टाइम पर सही स्टेप्स लिए जाएं तो। ओडिशा की चिलिका झील इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। एक टाइम था जब चिलिका भी इस मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में शामिल हो गई थी। सच में? हाँ, लेकिन फिर वहां नदी के मुहाने को खोलने और सिल्ट यानी गाद निकालने का बहुत ही मैसिव काम किया गया। उन सक्सेसफुल कंजर्वेशन एफर्ट्स के बाद चिलिका को इस खतरे के लिस्ट से फाइनली हटा दिया गया। ओह, तब तो चिल्का का इस लिस्ट से बाहर आना वाकई एक उम्मीद की किरण है। ये दिखाता है कि अगर हम सच में कोशिश करें और अपनी गलतियों को सुधारें तो हम इन इकोसिस्टम्स को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। तो आज की इस सारी डिटेल चर्चा के बाद ये तो पूरी तरह से साफ हो गया है कि भारत की जो झीलें हैं, चाहे वो 17,000 फीट पर बनी चोलामू हो या टेक्टोनिक हलचल से बनी वुलर या इंसान की बनाई गोविंद सागर हो या फिर उल्का पिंड वाली लोनार और लगून वाली चिल्का, ये सब सिर्फ पानी भरे हुए गड्ढे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये पूरे देश का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आज जब हमारे पास 98 रामसर साइट्स हैं, तो हमारा फ्यूचर पूरी तरह से इनके बचाव पर ही डिपेंड करता है। हाँ, इन झीलों की हेल्थ और इनका जिंदा रहना ही सीधे तौर पर हमारे एनवायरनमेंट का जिंदा रहना तय करता है। आज की इस बात को रैप अप करते हुए मेरे दिमाग में एक ख्याल बार बार आ रहा है, जो इस मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड और पृथ्वी के गुर्दे वाली एनालॉजी से ही जुड़ा है। क्या ख्याल है? ये सोचने वाली बात है कि अगर ये झीलें और वेटलैंड्स सच में हमारे एनवायरनमेंट के गुर्दे हैं, जो जहर को साफ करते हैं और हमें बचाते हैं, और अगर लोकटक जैसी कुछ बहुत ही कीमती झीलें इस वक्त मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड की लिस्ट में यानी खतरे में पड़ी हैं, तो जब किसी बॉडी के गुर्दे ही काम करना बंद कर दें या खतरे में पड़ जाएं, तो उस पूरे विशाल सिस्टम का आखिर होगा क्या? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके लिए बहुत बड़ी वार्निंग है, जिसके बारे में थोड़ा ठहर कर सोचने की जरूरत है। आज की इस डीप डाइव में, इस गहन चर्चा में हमारे साथ शामिल होने और इस परिस्थिति की यात्रा को इतने विस्तार से समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।